Hello everyone, welcome to Gyan Mimamsa YouTube channel. Let's see today's important articles from The Hindu and The Indian Express. So let's start. Okay, so our first article is Why India is finding it difficult to buy critical minerals, asset abroad, expand footprints. तो अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में ग्रीन ट्रांजिशन की बात हो रही है, ग्रीन ट्रांजिशन, ईवी की बात हो रही है, ईवी रेवोल्यूशन की बात करते हैं हम, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग। बट इन सब के लिए किसकी जरूरत है? इन सब के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की जो है नीड पड़ती है। क्रिटिकल मिनरल जैसे लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, तो इंडिया इन सारी चीजों पे, क्रिटिकल मिनरल्स पे जो है डिपेंडेंट है। तो इस चीज को देखते हुए कि इंडिया को इन सारी चीजों में काम करना है और इंडिया इन सब चीजों पे डिपेंडेंट है दूसरी कंट्रीज, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में ही एक ऐसा फ्लैगशिप ओवरसीज एक्विजिशन व्हीकल बनाया था जिसका नाम था काबिल। का नाम है काबिल, खानजी विदेश इंडियन लिमिटेड, जिसके अंदर जॉइंट वेंचर जो है वो है NA, LCO, HCL, MECL, ये सारे इसके जॉइंट वेंचर है। बट 2019 में ही ये बना दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्लैग ओवरशिप एक्विजिशन के लिए काबिल को। बट इसके बाद भी देखा गया कि जब क्रिटिकल मिनरल्स की बात आई तो अर्जेंटीना, सिर्फ एक स्टेट हमारे अर्जेंटीना, अर्जेंटीना कंट्री को छोड़ के जो बाकी कंट्रीज है वहां पे हमें बहुत ज्यादा सक्सेस, जो काबिल है उसे बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिली है। जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, वियतनाम हो गया, माली हो गई, चिले हो गया, इन सारी कंट्रीज में जो है बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए हैं क्रिटिकल मिनरल्स के एसेट को लेके। बहुत सारे जो हर्डल्स है वो भी फेस करने पड़े हैं। इंडिया ने बहुत सारे हर्डल्स भी जो है फेस करने पड़े हैं। फर्स्ट हम कह सकते हैं कि इंडिया या काबिल की तरफ से कुछ फेलियर्स देखे गए हैं, कुछ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज जो है देखी गई है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले ऑस्ट्रेलिया लिथियम प्रोजेक्ट का, ऑस्ट्रेलिया, गिव मी अ सेकेंड, ऑस्ट्रेलिया लिथियम प्रोजेक्ट का जो इंडिया ने जो है POS को, पॉस्को को उससे हार चुका है या फिर उसको लूज कर चुका है। तो काबिल, CISL, OVL, ये सारे जो थे ऑस्ट्रेलिया में गए थे लिथियम की माइंस में बिडिंग के लिए। तो उसमें कहा गया था कि 20% जो स्टेक है, नॉन बाइंडिंग ऑफर दिए गए थे, नॉन बाइंडिंग ऑफर जो है सबमिट किए गए थे। बट इस सारे प्रोसेस में जो है डिले देखा गया इंडिया के तरफ से, डिले और हम कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर देखा गया, जिसकी वजह से ये साउथ कोरिया की जो साउथ कोरिया के पॉस्को को ये मिल गया था। उन्होंने डेटा इज नॉट इम्पोर्टेंट, $765 मिलियन देके 15% स्टेक जो है ले लिया था। तो पहले हमें 20% की बात की गई थी, नॉन बाइंडिंग भी था, बट क्योंकि डिले हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन में कमी देखी गई, तो ये 15% स्टेक जो है एक्वायर कर लिया था। और इंडिया की तरफ से ये डील जो है वो सक्सेसफुली नहीं देखी गई थी। देन हम चिली लिथियम ब्राइन प्रोजेक्ट की बात करें, चिली में जो प्रोजेक्ट था उसकी अगर हम बात करें, जो एक स्टेट ओन माइनिंग कंपनी थी, उसके साथ भी हम कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक डिलेज देखा गया था, जिसके वजह से जो काबिल था वो फाइनल जो बिडिंग थी उसको सबमिट ही नहीं कर पाया। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम जो है देखी जा रही थी काबिल की तरफ से, और जो दूसरी कंट्री है वो सक्सेसफुली इन सारी चीजों को कर पा रहा था। अब अगर हम हर्डल्स देखें तो इसमें क्या और हर्डल्स देखे गए इंडिया की तरफ से? इन सारे हर्डल, कौन कौन से हर्डल्स थे जिसकी वजह से हम इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाए या फिर हम सारी चीजों को नहीं देख पाए? तो हम कह सकते हैं फर्स्ट इज हाई एसेट वैल्यूएशन, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल की जो इम्पोर्टेंट है वो हर जगह ग्लोबल मार्केट में, मान लीजिए लिथियम है
या फिर क्रिटिकल मिनरल्स है, उसके जो प्राइसेस है वो बहुत वॉलेटाइल है। तो प्राइस जो है बहुत वॉलेटाइल है, जिसकी वजह से एक रफ एस्टिमेट जो है हम लेके नहीं चल पाते। और जो बिडिंग है, जो बिडिंग की वॉर देखी जा रही है, उसके वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है। वैल्यूएशन जो है बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। अगर आज के टाइम की बात करें तो हाई ही है। देन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट देखे इंडिया की तरफ से, या ब्यूरोक्रेसी में जैसे प्राइवेट ग्लोबल कंपनीज है या फॉरेन स्टेट बैंक जायंट्स है, उसके सामने काबिल जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। अगर हम किसी प्राइवेट प्लेयर या फिर जो जायंट्स है बड़े बड़े इस स्टेट बैंक जो करते हैं, उसमें हमें बजट की भी कमी दिखाई देती है। डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में भी कमी दिखाई देती है, डिले दिखाई देता है, प्रोसेस जो है स्लो दिखाई देता है। तो ये सारी प्रॉब्लम देखी गई। देन जियो पॉलिटिकल, सोशल पॉलिटिकल रिस्क तो है ही। जैसे जो रिच कंट्रीज है, जो जिसके पास क्रिटिकल मिनरल्स जो है बहुत ज्यादा है, उसमें भी लोकल अनस्टेबिलिटी देखी गई है। जो माइनिंग के लॉज है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। देन एनवायरमेंटल रेगुलेशन की बात करते हैं, तो इन सारे प्रोजेक्ट पे जो है हम हॉट लगता हुआ देख सकते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ, जियोपॉलिटिकल एंड सोशल पॉलिटिकल रिस्क, इसके अंदर जहां पे जिन कंट्रीज में जो रिच रिसोर्स है वहां पे भी प्रॉब्लम देखी जा रही है। स्पेसिफिकली लोकल अनस्टेबिलिटी देखी जा रही है, इंस्टेबिलिटी देखी जा रही है। देन माइनिंग लॉस चेंज हो रहे हैं बार बार, की वजह से प्रॉब्लम देखी जा रही है। देन हम कह सकते हैं कि एनवायरमेंट वाला पॉइंट, इन सब चीजों की वजह से जो है हॉल्ट देखा जा रहा है प्रोजेक्ट्स में। इन सारी चीजों को हमारी जो पार्लियामेंट्री पैनल है उन सब ने ऑब्जर्व किया, और इस ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला इसका। पहले तो पार्लियामेंट्री जो पैनल है, स्टैंडिंग कमेटी है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है, उन्होंने क्रिटिसाइज करा। उन्होंने बोला कि काबिल जो है उनके अनसक्सेसफुल जो बिड्स है उसमें प्रॉब्लम देखने को मिली। और उन्होंने बोला कि इस अनसक्सेसफुल बिड्स पे जो है एक्सप्लेनेशन चाहिए कि किस वजह से ये डिलेज, किस वजह से या क्या प्रॉब्लम जो है इसमें देखी गई थी। देन जो डोमेस्टिक वैल्यू चेन की कमी है, डोमेस्टिक वैल्यू चेन में जो कमी आई है उसके बारे में पूछा है। मार्केट इंटेलिजेंट काबिल की जो बिडिंग है उसमें क्या प्रोसेस फॉलो करता है, ये सारी चीजें भी जो है पूछी गई है। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने काबिल से ये सारी चीजें पूछी गई है। तो इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, इंडिया को क्या करना चाहिए, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ईवी में। जैसे अभी भी हम ईवी या फिर एनवायरमेंट के लिए क्रूड ऑयल के इंपोर्ट कम करने के लिए, इन सारी चीजों के लिए भी बहुत जरूरी है क्रिटिकल मिनरल्स का इंडिया में होना। तो इंडिया के फ्यूचर के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्रिटिकल मिनरल वैसे भी बहुत ज्यादा गेम चेंजर हो सकता है। तो इंडिया को किस तरीके से ऐसे डिसीजन लेने चाहिए, किस तरीके से ऐसी प्रोग्राम लेके आने चाहिए, ये जो फास्ट ट्रैक डिसीजन है, फास्ट ट्रैक डिसीजन हो पाए, सोवरेन फंडिंग हो पाए, सिर्फ एक फंड पे हम डिपेंड ना रहे, फॉरेन या फिर हम कह सकते हैं प्राइवेट फंडिंग को सपोर्ट मिलना चाहिए। और भी जो कंपनीज है, बाहर की फॉरेन कंपनीज है, फॉरेन माइनिंग कंपनीज है, उनके साथ भी जॉइंट वेंचर जो है करने चाहिए। इंडिया के अंदर तो हम कर ही रहे हैं, बट हमें फॉरेन के अंदर भी जो है जॉइंट वेंचर करने की जरूरत है, जिससे जो ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल्स है उसका स्पेस जो है वो एक्सपैंड हो जाए इंडिया के लिए भी। ओके, तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल था ये भी। क्रिटिकल मिनरल्स पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा इसे याद रखेंगे। अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है, देन हम काबिल थोड़ा याद रख सकते हैं, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। एक बार फुल फॉर्म देख लेंगे, थोड़ा सा और रीड कर लेंगे इस बारे में, काबिल के बारे में स्पेसिफिक। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल इज लूजिंग फॉरेस्ट फॉर ट्रीज, इंडिया इज काउंटिंग ट्रीज व्हेन इट शुड बी रिस्टोरिंग फॉरेस्ट। इस आर्टिकल में क्या कहा गया है कि जो इंडिया है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो मिशन जो लेके आई है, उसमें इंडिया फॉरेस्ट को काउंट कर रही है, ट्रीज को काउंट कर रही है, बट हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए
कि किस तरीके से जो हमारा पूरा फॉरेस्ट है हम उसे रिस्टोर करें। तो किस बारे में ये इस बारे में ये आर्टिकल जो है दिया गया है। तो रिसेंटली जो है कैग ने परफॉर्मेंस ऑडिट दिए है ग्रीन इंडियन मिशन की। कैग ने एक परफॉर्मेंस ऑडिट दिया है ग्रीन इंडियन मिशन के, जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने फॉरेस्ट की जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करना चाहिए था, बट जो मिशन है वो मैनेज नहीं हुआ है। जो टारगेट दिया था उसे अचीव नहीं किया गया है। जैसे इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग फॉरेस्ट क्वालिटी ओवर 1.4 मिलियन हेक्टेयर, द मिशन ओनली मैनेज 0.11 मिलियन, नॉट इवन द 10th ऑफ द टारगेट। 1/10 या फिर 10% टारगेट भी जो है ग्रीन इंडियन मिशन ने पूरा नहीं किया है, अगर हम फॉरेस्ट की बात करें। इसके साथ-साथ इस मिशन में जो है बहुत सारे और ग्रुप थे, जैसे कैंपा था। कैंपा क्या है? द कॉम्पेंसेट एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, जिसके साथ जो है मनी कलेक्ट करेगा इंडस्ट्री से, और वो सारा मनी जो है वो फॉरेस्ट में या फिर किस तरीके से हम एफॉरेस्टेशन करें, पेड़ लगाएँ, उस सारी चीज़ों पे काम करेगा। उसी के साथ जो मनरेगा था, जो अब बीबीजी रामजी जो फंड है वो बन चुका है। प्रीवियसली इसे मनरेगा बोलते थे। तो इन दोनों बॉडीज़ को या फिर इन दोनों को भी ये काम दिया गया था ग्रीन इंडियन मिशन के अंडर, कि ये सारी चीज़ें मिलके, ये दोनों बॉडीज़ भी मिलके एफॉरेस्टेशन में फॉरेस्ट को रिस्टोर करने में हेल्प करेगी। जैसे अगर हम मनरेगा के वर्कर्स को देखें या लेबर्स थे, उनके लिए ये वर्क दिया गया था कि वो फॉरेस्ट को लगाएँगे, प्लांटेशन करेंगे, सैपलिंग करेंगे, जिससे उन्हें भी पैसा मिलेगा, लैंड भी रिस्टोर होगी, इकोनॉमी भी बिल्टअप होगी, एनवायरनमेंट भी बिल्टअप होगा। ये सारी चीज़ें की गई थी। बट ये सारे मिशंस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे लग रहा था कि सिर्फ़ पेपर पे ही लिखे गए हैं, क्योंकि टारगेट अचीव नहीं हुए। ना ग्रीन इंडियन मिशन को ऐसा बोला जा रहा है कि जो टारगेट दिया गया था वो कंप्लीट नहीं हुआ इन सारी स्कीम्स के अंदर भी। मिशन जो है वो क्यों करा गया था, क्यों लिया गया था ये मिशन? क्योंकि इंडिया का जो 8 पिलर है, वन ऑफ द 8 पिलर ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसमें हम पेरिस एग्रीमेंट में भी हमने प्रॉमिस किया था कि हम अपना कार्बन सिंक जो है 2.5 बिलियन से 3 बिलियन टन्स जो है 2030 तक लेके जाएँगे। तो ये हमारा मिशन है, इसलिए हम ये सारी चीज़ें अचीव कर रहे हैं। बट जिसके अंदर हम इकोलॉजी को बिल्ट अप करेंगे, बायोडायवर्सिटी को जो है फ्लरिश करेंगे, वाटर को फ्लरिश करेंगे, जो हैबिटेट है जानवरों का, एनिमल्स का, प्लांट्स का, उन सबको जो है ठीक करने की कोशिश करेंगे। बट ये सारी चीज़ें जो है पूरी तरीके से हम नहीं देख पाए हैं ग्राउंड लेवल पे, अगर हम कह सकें तो। ट्री प्लांटेशन को जैसे अगर हम एक पेड़ माँ के नाम, अ ट्री इन द नेम ऑफ मदर, इस तरीके के भी प्रोग्राम जो है लॉन्च किए गए थे गवर्नमेंट के थ्रू, कि ऐसे जो है सब लोगों को फॉरेस्ट या फिर हम ट्रीज़ को ग्रो करने में हेल्प करें, फॉरेस्ट को रिबिल्ड करने में हेल्प करेगा। बट ये सारी चीज़ें नहीं होती हुई दिखाई दी, क्योंकि हमारे टारगेट जो है पूरे नहीं हुए। हमने सैपलिंग करते हुए, प्लांटेशन करते हुए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं करी है। एक और चीज़ होती है, जैसे ग्रीन वॉल है। ग्रीन वॉल की बात की जा रही है। अब देखिए ग्रीन वॉल में क्या होंगे, न्यू प्लांट्स को या सैपलिंग जो है किया जाएगा। बट जो इतने सालों से प्लांट्स उगे हैं एक एरिया में, उसे काट के, उसे डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस करके फिर उसमें न्यू प्लांट्स लगाने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं दिखेगा। क्योंकि वो जो पुराने प्लांट्स हैं, पुराने फॉरेस्ट है, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं पूरी इकोलॉजी में। तो ये सारी चीज़ें भी जो है देखी जा रही थी। विदिन द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है उसमें भी ये देखा गया है कि डेंस कैनोपी इज़ थिनिंग इंटू श्रब्स। अ इंडिया इज़ प्लानिंग मोर एंड फॉरेस्टिंग। देन इसी के साथ-साथ इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है, जो अरावली है, वो भी डैमेज हो रही है बिकॉज़ ऑफ द माइनिंग, एन्क्रोचमेंट, ये सारी चीज़ों से भी अरावली जो है वो डैमेज हो रही है, और एक अरावली हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इकोलॉजी में। इस बारे में भी बात जो है इस आर्टिकल में की गई है। तो ओवरऑल हम इस आर्टिकल में देखें तो कैग की एक रिपोर्ट आई है, ऑडिट आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ग्रीन इंडियन मिशन को जो मिशन दिया गया था, उन्होंने उसे फुलफिल नहीं किया है। फॉरेस्ट को सिर्फ़ हम काउंट कर रहे हैं। हमें, जबकि पूरा हमारा एम होना चाहिए कि हम फॉरेस्ट को किस तरीके से रिस्टोर करें, नेचुरली रिस्टोर कैसे करें, ये हमारा मिशन होना चाहिए। बट हम ट्रीज़ को काउंट करें। ट्रीज़ को काउंट करने का मतलब न्यू प्लांट्स लगा रहे हैं, बट जो
पहले से प्लांट्स है, पहले से नेचर ने नेचुरली ग्रो हुआ है, फॉरेस्ट है, उसको कैसे सेफगार्ड करें, उसे कैसे रिस्टोर करें, वो उस पे हम कम ध्यान दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल इज ओके, एससी ऑर्डर फ्रेश सर्वे से नो स्टेट कैन ब्लॉकेट ट्रेडिशनल एलिफेंट रूट्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, एक फ्रेश सर्वे के लिए जो है स्टेट को कहा गया है, और उसमें बोला है कोई भी स्टेट जो है वो ट्रेडिशनल एलिफेंट रूट्स जो है उन्हें ब्लॉक नहीं कर सकते। और इन जैसे ब्लॉक मान लीजिए कि ये एलिफेंट का रास्ता है, तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, कुछ सीमेंट से बना देते हैं, एंड देन बोलते हैं कि एलिफेंट्स अगर आएंगे तो जो हमारा क्रॉप है वो खराब हो जाएगी, ऐसे जो है बताते हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें बिल्टअप करते हैं या फिर ब्लॉकेज जो है एलिफेंट के रूट में करते हैं, बट इन और बहुत तरीके से सारी चीजें कहते हैं। जैसे अगर एलिफेंट्स आते हैं तो वो फायर बॉल्स या फिर फायर क्रैकर्स जो है जलाने लगते हैं, जिस वजह से इस साउंड से जो है एलिफेंट अपना रूट जो है चेंज कर देते हैं, या फिर ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट जो देखा जाता है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है देखा जाता है। तो इन 2018 द एपिक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हैड प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ फायर बॉल्स, बर्निंग रॉड्स एंड स्पाइस टू चेस एलिफेंट एंड कॉल्ड इट बारबेरिक एंड इलीगल। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 पे ही बोल दिया है इन सारी चीजों पे प्रोहिबिट लगाने के लिए बोला है, क्योंकि ये इलीगल है और बिल्कुल ठीक नहीं है अगर हम एनिमल्स की हम बात करें। जो एलिफेंट है वो शेड्यूल 1 में आता है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के, तो इन्हें बहुत प्रोटेक्शन जो है मिली है, वल्नरेबल स्पीशीज भी जो है देखी गई है। तो हम थोड़े एलिफेंट का न्यूज आया है तो थोड़ा स्टैटिक पार्ट देख लेते हैं। अगर हम एशियन एलिफेंट की कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें, तो आईयूसीएन रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग ये एंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इंडिया में शेड्यूल 1 में रखा गया है। इट मीन्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ लीगल प्रोटेक्शन। देन साइट्स में भी ये अपेंडिक्स 1 में है। पॉपुलेशन अगर हम देखें इंडिया में, तो अराउंड 60% ग्लोबल वाइल्ड एशियन एलिफेंट की पॉपुलेशन इंडिया में देखी जाती है। अब बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आती है, प्रोटेक्शन इनिशिएटिव्स लेके आती है, जिससे हम ये जो वाइल्ड एनिमल्स है उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। तो जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लेके आया गया था, जिसके अंदर अ, था कि प्रोटेक्ट कैसे करेंगे एलिफेंट को, उनके हैबिटेट को और उनके माइग्रेशन कॉरिडोर्स को। फिर एलिफेंट रिजर्व्स बनाए गए, कॉरिडोर्स बनाए गए, जिससे अ, उन कॉरिडोर से वो सेफ माइग्रेशन कर सके। देन गजरात सिस्टम लेके आया गया, एआई वार्निंग टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर एआई टेक्नोलॉजी के बेसिस पे डिटेक्ट कर लेते हैं जब रेल ट्रैक्स पे एलिफेंट देखे जाते हैं, तो लोको पायलट जो होता है वो लोको पायलट सेफगार्ड कर सकता है एलिफेंट्स की लाइफ को। तो ये एआई वार्निंग सिस्टम जो है बनाया गया है रेलवे ट्रैक्स के अंदर, क्योंकि अब देखिए हम फॉरेस्ट है, आसपास फॉरेस्ट है, यहाँ पे रेलवे ट्रैक है, बट एलिफेंट को नहीं पता ना ये सारी चीजें। वो तो अगर उसका ऐसे रास्ता है वो ऐसे ही जाएगा। तो जब वो यहाँ से गुजरते हैं तो लोको पायलट को ऑलरेडी वार्निंग जो है मिल जाती है गजरात सिस्टम के अकॉर्डिंग, गजरात सिस्टम से, कि एलिफेंट है या फिर कोई और एनिमल है तो स्लो करनी है ट्रेन को, कैसे करना है, ये सारी चीजें बताई जाती है। देन जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको कम करने की बात की गई है। सोलर पावर्ड फेंसिंग लगाने की बात की, एंटी पोचिंग कैंप्स, ये सारी चीजें लगाई गई है ताकि ह्यूमन एलिफेंट का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे भी कम किया जा सके, और फाइनेंशियल कंपेंसेशन भी दिया जाता है अगर क्रॉप खराब हो जाती है, प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, इन सारे रीजन। देन माइक प्रोग्राम implementing of the sites initiative, monitoring the illegal killing of elephant। माइक प्रोग्राम के अंदर मॉनिटर करते हैं कि जो इलीगल तरीके से एलिफेंट्स की किलिंग हो रही है उसको कैसे कम किया जा सके, पोचिंग जो है उसे कैसे कम करा जा सके। अगर हम नेशनल हेरिटेज एनिमल की बात करें, तो इंडिया ने नेशनल हेरिटेज एनिमल 2010 में एलिफेंट को बनाया था, ताकि एलिफेंट का जो कंजर्वेशन है उसे इंक्रीज करा जा सके, और एलिफेंट से रिलेटेड चीजों के बारे में अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो जैसे कभी भी कोई एनिमल न्यूज में आता है तो हम ट्राई करेंगे कि उसका एटलीस्ट कंजर्वेशन जो स्टेटस है, कि आईयूसीएन के रेड लिस्ट में क्या उसकी इम्पोर्टेंस है,
देन प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में उसकी क्या पोजीशन है, कौन से शेड्यूल में रखा गया है, साइट्स। तो ये 3 डेटा तो हर एनिमल्स के लिए जो भी एटलीस्ट न्यूज़ में आ रहा है उसे हम याद करते रहेंगे, उसको हम देखते रहेंगे। आर्टिकल इज डिकोडिंग इंडियाज ग्रोथ इन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। इस आर्टिकल में क्या बताया गया है, एक डेटा है जिसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है कुछ टाइम पीरियड में, जबकि हम देखते हैं जो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके बाद भी तो इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। जो इंडिया का जो गुड्स है उसमें ग्रोथ आई है वेस्ट एशिया में, जितने भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जो भी ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है उसके बाद भी। बट ये जो ग्रोथ है हम देखते हैं इंडिया का एक्सपोर्ट तो बढ़ा है, राइट। इंडिया का एक्सपोर्ट तो बढ़ा है, बट उसी के साथ साथ इंडिया का इंपोर्ट भी बहुत बढ़ा है। तो हम अगर पिछले महीनों से कंपेयर करें तो एक्सपोर्ट बढ़ा है, बट इंपोर्ट भी जो है वो बहुत ज्यादा हुआ है। और उसी के साथ साथ हम देखेंगे कि ट्रेड डेफिसिट जो है वो भी बढ़ा है, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट भी ज्यादा किया और हमने इंपोर्ट भी ज्यादा किया है। तो ज्यादा मार्जिनल डिफरेंस जो हम देखेंगे नहीं ट्रेड डेफिसिट में, या फिर हम ये नहीं कह सकते ट्रेड डेफिसिट में कुछ कमी आई है, क्योंकि इंपोर्ट भी उतना ही हुआ है। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें या फिर अगर हम थोड़ा सा डेटा देख ले कि कहाँ, अगर हम देखें India's merchandise trade deficit widened from nearly $28 billion in July 2025 to $32 billion in July 2026 due to higher growth of import. एक्सपोर्ट तो ज्यादा हुआ है बट इंपोर्ट भी साथ के साथ उतना ही ज्यादा हुआ है। अब एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें, एक्सपोर्ट अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट किन रीजन में या फिर किस गुड्स को हमने ज्यादा एक्सपोर्ट किया है। एक्सपोर्ट जो है हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे किया है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का हमने ज्यादा एक्सपोर्ट किया है। जैसे क्रूड ऑयल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल इंडिया बाहर से इंपोर्ट करता है क्योंकि नेचुरली हमारे यहाँ क्रूड ऑयल नहीं मिलता। ये क्रूड ऑयल जब आएगा इंडिया में, अब इंडिया इसको फिनिश गुड या फिर रिफाइन करके मान लीजिए डीजल बना के इस तरीके से जो है इन गुड्स को बाहर एक्सपोर्ट भी करता है, उसे पेट्रोलियम गुड्स कहते हैं। तो इंडिया क्रूड ऑयल तो इंपोर्ट करता है बट एक्सपोर्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है करता हुआ दिखाई देता है। तो इन सारी चीजों से जो है इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ा है, क्योंकि वेस्ट एशिया में ये सारी प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे यूएस एंड ईरान के बीच में भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसकी वजह से ये प्राइजेस भी जो है हमें वोलेटाइल होते हुए दिखाई दिए हैं। और भी चीजों पे हमने एक्सपोर्ट करा है, जैसे इंजीनियरिंग गुड्स है। बट मेन हमें ये याद रखना है इस पॉइंट में कि इंडिया का एक्सपोर्ट तो बढ़ा है एंड इंपोर्ट भी बढ़ा है साथ साथ, पर क्योंकि इंपोर्ट बढ़ने के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम नहीं हुआ। अगर हम एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करते और इंपोर्ट कम करते तब हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम होता हुआ दिखाई दे। बट क्योंकि इंपोर्ट भी बहुत ज्यादा था, एक्सपोर्ट भी ज्यादा था, तो ज्यादा डिफरेंस हम ट्रेड डेफिसिट में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट जो है बढ़ता ही हुआ होगा क्योंकि इंपोर्ट का नंबर्स ज्यादा देखे गए। नेक्स्ट आर्टिकल इज द रुपीज बोरोड ब्रेथिंग स्पेस। लेट्स सी इस आर्टिकल में क्या है। सपोज करिए कंट्री है, एक कंट्री है, मान लेते हैं इंडिया का एग्जाम्पल, ये आर्टिकल इंडिया के बारे में है। इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, एक कंट्री है। इंडिया अपने जो रुपीज है, जो अपनी करेंसी है, उसे डिफेंड कैसे कर सकता है, क्योंकि रुपीज की जो वैल्यू है बहुत वॉलेटाइल होती हुई दिखाई दे रही है, तो हम उसे डिफेंड कैसे कर सकते हैं। तो इसके दो टाइप्स बताए हैं, दो तरीके से जो है अपनी करेंसी को हम डिफेंड कर सकते हैं, बचा सकते हैं। फर्स्ट इज एक्सपोर्ट करके, इंडिया अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएगा तो उसे ऑटोमेटिकली सपोज डॉलर जो है वो ज्यादा मिलेंगे। और दूसरा बोरो करके, उधार लेके, दो तरीके से जो है अपने रुपीस को डिफेंड कर सकता है। या तो एक्सपोर्ट बढ़ा के डॉलर अर्न कर सकता है, या फिर बोरो करके डॉलर डॉलर जो है वो गेन कर सकता है। दोनों ही दोनों ही टाइप से जो है
इंडिया में डॉलर्स आएँगे। बट एक्सपोर्ट करेंगे तो ये हमारी अर्निंग है, परमानेंट कह सकते हैं हम इसे, जितना हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना डॉलर जो हैगा। बट बोरो क्या होगा? बोरो में हम अगर फ्यूचर में हम कभी भी बोरो करते हैं, तो हमें बाद में फ्यूचर में जाके इसे पे बैक करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बोरो किया है, हमें चुकाना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट और बोरो लगते तो है कि इंडिया में डॉलर आ रहा है, इंडिया में जो रुपीज़ है वो डिफेंड हो रहा है, बट ये दोनों ही तरीके बहुत अलग-अलग हो सकते हैं, क्योंकि एक से हमें बेनिफिट होगा बट बोरो के केस में हमें फिर से फ्यूचर में पे बैक करना पड़ेगा। अब ऐसा आरबीआई ने क्यों किया? क्या रीज़न था जिसकी वजह से इस बोरो जो है हमें करनी पड़ी? क्योंकि हमने बोरो किया है, अराउंड इतना हमने जो है बोरो किया है। आरबीआई ने ऐसा क्यों किया है? आरबीआई चाहता था जो उसके फॉरेन इन्वेस्टर है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर जो है इंडिया से पैसे निकाल रहे थे। इसकी वजह से जो रुपीज़ है उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो डाउन होती जा रही थी। तो इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए, रुपीज़ को वॉलेटाइल होने से बचाने के लिए आरबीआई ने क्या करा, जो एफसीएनआर, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट लेके आया है, जिसके अंदर क्या होगा, इस स्कीम के अंदर ये स्कीम लेके आया आरबीआई, स्कीम को चलाया, जिससे जो बैंक है उसके पास शॉर्ट टर्म में मनी आ जाएगा। अगर इस आर्टिकल में देखें तो अराउंड 52 बिलियन का जो मनी है वो आ जाएगा, जिससे फॉरेन करेंसी आएगी इंडिया में। अब इससे क्या हुआ, आरबीआई ने इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए ये सारी चीजें लेके आई। आरबीआई ने क्या करा, हेजिंग कॉस्ट जो थी, या फिर हम कह सकते हैं रिस्क का खर्चा होता है, आप इकोनॉमी में पढ़ेंगे, बट इसका सिंपल मीनिंग है कि रिस्क पे जो अमाउंट लगता है, रिस्क का जो खर्चा होता है, वो आरबीआई ने जो है खुद ऑब्जर्व किया, खुद उठाया, जिससे फाइनेंशियल रिस्क गवर्नमेंट के बैलेंस शीट पे चला जाएगा। जो भी फाइनेंशियल रिस्क होगा वो गवर्नमेंट के पब्लिक बैलेंस शीट पे चला जाएगा। इससे क्या होगा, ये डिपॉजिटर के लिए सिर्फ ऐसे नहीं है कि परमानेंट है, सिर्फ 3 टू 5 इयर्स के लिए ही ये मनी जो है लैंड कर पाएँगे इसके अगेंस्ट। तो आगे चल के रीपेमेंट के वक़्त, जब क्योंकि हमने ये बोरो किया है, तो रीपेमेंट के वक़्त जो है फिर से रिस्क हम देख सकते हैं, फिर से रिस्क जो है सामने आएगा। तो हम कह सकते हैं ये सिर्फ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आरबीआई ने ये स्कीम लेके आई, जिससे बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए मनी मिला है, फॉरेन करेंसी मिला है, बट और ये सारा जो रिस्क है, हेजिंग कॉस्ट है, वो फिर गवर्नमेंट की फाइनेंशियल शीट पे या बैलेंस शीट पर ही आएगा। क्योंकि इससे क्या होगा कि अट्रैक्ट होंगे जो इन्वेस्टर्स, जो है वो अट्रैक्ट होंगे इंडिया पे, जो पैसा वो निकाल रहे हैं वो नहीं निकालेंगे और इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए ये सारी चीज़ें जो है की गई। इंडिया ने जो बोरो किया है या फिर स्कीम लेके आया है, इससे इंडिया ने अपनी प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व नहीं किया है। बस ये थोड़े से टाइम के लिए जो है खरीद लिया है, और इसका जो पूरा रिस्क है वो भी सेंट्रल बैंक पर शिफ्ट हो गया है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है देख सकते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन जो है हम नहीं कह सकते कि ये परमानेंट सॉल्यूशन है। जो भी हमने बोरो किया है, जो भी हमने, अगर हम डॉलर की बात करें, हमने डॉलर को बोरो किया है, इससे हमें रिलीफ तो मिला है, बट रिलीफ जो है वो टेम्परेरी है। अगर इंडिया को अपना रुपीज़ जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाना है, इसको सच में स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि अभी हमने बोरो करके स्ट्रॉन्ग बनाया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना जो एक्सपोर्ट है, उसको बढ़ाना पड़ेगा, जिससे लॉन्ग टर्म में जो एफडीआईज़ है, वो अट्रैक्ट होगी, या फिर लॉन्ग टर्म में ऐसे स्कीम लेके आना पड़ेगा जिससे एफडीआईज़ जो है वो अट्रैक्ट हो। क्रूड ऑयल, अगर हम बात करें, क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर जो है डिपेंडेंसी अपनी कम करनी पड़ेगी। अपनी एनर्जी के जो रिसोर्सेज है उसमें कट करने पड़ेंगे, एफडीआई को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, और अपनी इस तरीके से अपनी सारी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी कि एक्सपोर्ट जो है वो बढ़े। तभी इन सारी चीज़ों से हम या फिर डॉलर को ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएँगे, क्योंकि ये सिर्फ़ टेम्परेरी बेसिस पे है, और इवन इन टेम्परेरी बेसिस का भी हमें बोरो करा है, क्योंकि तो हमें पे बैक करना पड़ेगा, तब भी ये रिस्क जो है
रीपेमेंट के टाइम पीरियड पे ये रिस्क जो है देखा जा सकता है। रुपीज़ की वैल्यू जो है या रुपीज़ जो है हम और वॉलेटाइल होते हुए देख सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म के लिए क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर थे वो इंडिया से जा रहे थे, इसलिए आरबीआई जो है ये स्कीम लेके आई, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट स्कीम जो है लेके आई, जिससे बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए पैसे मिला। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल इज नासा's मून बेस व्हाट इंडिया विल गेन बाय जॉइनिंग। अभी रिसेंटली देखा गया है कि नासा ने अपने मून बेस प्रोग्राम के लिए इंडिया को भी इनवाइट किया है, इनविटेशन जो है भेजा है। दो इसरो ने, इंडिया ने अभी तक उस इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया है, बट मोस्ट प्रोबेबली हम ये कह सकते हैं कि इसरो इस इनविटेशन को अप्रूव कर देगा और नासा के साथ जो मून बेस प्रोग्राम है उसको ज्वाइन करेगा। तो हम देखते हैं कि नासा ने इंडिया के इसरो को जो है इस बेस प्रोग्राम, मून बेस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया है। इस प्रोग्राम में क्या होगा, इस मून बेस प्रोग्राम में क्या होगा, परमानेंट रिसर्च स्टेशन बनाया जाएगा मून के ऊपर, जिसमें रोबोट्स हो गए, एस्ट्रोनॉट्स हो गए, बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए जो है काम कर पाएंगे इस एरिया मून में जाकर। ये इस मिशन को बनाया जा रहा है। अगर हम देखें इस मून मिशन में बहुत ज़्यादा जो है पैसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। तो सिर्फ़ अकेला जैसे यूएस नासा, हमें पता है नासा कितनी बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसके पास कितने सारी चीज़ें हैं, कितना डेवलपमेंट वो करता रहता है। तो उसको भी ऐसा लगा कि वो अकेले ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएगा। तो वो बहुत सारी, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज़ है, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ है, उन सबको भी जो है उन्होंने अ, इनवाइट किया है ताकि वो इस मिशन का एक पार्ट बन सके। तो जैसे अगर 70 कंट्रीज़ जो है सिग्नेटरीज़ है इसकी, इंक्लूडिंग इंडिया, जापान, इज़राइल, ये साउथ कोरिया, ये सारी कंट्रीज़ भी जो है इसमें देखी गई है। बट अगर हम देखें जो 2 मेजर स्पेस पावर्स है, चाइना एंड रशिया, ये दोनों जो है इस ग्रुप का पार्ट नहीं है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि 70 कंट्रीज़ जो है इस ग्रुप का पार्ट है। बट जो मेन 2 स्पेस पावर हम देख सकते हैं स्पेस में जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, रशिया एंड चाइना, जिनकी टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा है। ये दोनों नासा के इस मिशन मिशन का पार्ट नहीं है, ना रशिया है और ना चाइना है, बट इंडिया है, इंडिया को इन्विटेशन मिला है। उसी के साथ-साथ 70 कंट्रीज़ है, उन्हें भी इन्विटेशन जो है मिला अ, हुआ है। तो इस अकॉर्ड के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस्ड बाय नासा एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट इन 2020 आर अ सेट ऑफ प्रिंसिपल दैट कंट्रीज एग्री टू फॉलो इन द स्पेस एक्टिविटी। तो ये सारे आर्टेमिस अकॉर्ड के अंदर आते हैं। अगर हम आर्टेमिस अकॉर्ड के देखें तो जैसे नासा ने इसे लॉन्च किया है, देन इसका जो कोर पर्पस है, आर्टेमिस अकॉर्ड का जो कोर पर्पस है वो ये है कि 21st सेंचुरी में जितने भी हम स्पेस में मिशन लेके आएँगे, चाहे मून से लेकर हो, मार्स से लेकर हो, आउटर स्पेस से रिलेटेड हो, वो सब पीसफुल होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, सस्टेनेबल एक्सप्लोरेशन जो है, उसके लिए कुछ रूल्स जो है सेट किए। बट ये जो है नॉन बाइंडिंग है, ये भी याद रखिएगा। ये नॉन बाइंडिंग है, और रिजिड ट्रेटी जो है इसमें नहीं देखी गई है। इसके अगर हम कोर प्रिंसिपल की बात करें तो पीसफुल पर्पसेस है कि सभी इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जो भी पीसफुल पर्पसेस होनी चाहिए स्पेस में, वो सारे हम यूज़ करेंगे, ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, अलग-अलग जो कंट्रीज़ है उसे इक्विपमेंट्स देंगे, साथ में काम करेंगे, ओपन रखेंगे साइंटिफिक डेटा, स्पेस पॉलिसी, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है। और अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कंट्री का एस्ट्रोनॉट है, वो आउटर स्पेस में है और उसे इमरजेंसी असिस्टेंस चाहिए, तो वो भी देंगे। तो इस तरीके की इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है बताई गई है कि कैसे प्रिज़र्व करेंगे आउटर स्पेस हेरिटेज को, अ स्पेस डेब्री मैनेजमेंट पे कैसे काम करेंगे, सेफ्टी ज़ोन्स क्या होगा, ये सारी बातें जो है बताई है। तो इंडिया ने इसे 2023 में, ये भी इम्पोर्टेंट है, इंडिया ने इसे 2023 में जो है साइन किया था और इंडिया इसका 27 सिग्नेटरी बना था, सिग्नेटरी नेशन जो है बना था। अब नासा और इसरो का ये जो इम्पोर्टेंट, अगर हमने ये साइन करा और अभी नासा ने इन्विटेशन दिया है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि इंडिया भी जो है अपना भारत अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो बनाने का काम कर रहे हैं, उस पे भी बहुत काम चल रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट है उसमें हेल्प मिलेगी, टेक्नोलॉजी में जो है हेल्प मिलेगी, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट अकॉर्ड है, ये भी याद रखेंगे। इंडिया इसका 27th मेंबर था, 2023 को इंडिया ने जॉइन किया था और ये नॉन बाइंडिंग है, ये भी याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कभी-कभी क्वेश्चन बन सकता है बाइंडिंग एंड नॉन बाइंडिंग के ऊपर, हमने देखा भी है, तो हम उस तरीके से याद रखेंगे। और क्योंकि अभी ये मिशन इंडिया भी इसमें शामिल है और ये बहुत बड़ा मिशन है, तो इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं। तो अगर हम इसरो की बात करें, क्योंकि इसरो भी अपना ह्यूमन स्पेस मिशन जैसे हमने अभी देखा कि बनाने की बात कराए, जिसमें स्पेस स्टेशन होगा, किस तरीके से ह्यूमन्स लैंड करेंगे मून पे, ये सारी चीज़ें भी होगी। देखिए इतना बड़ा मिशन मान लीजिए मून का मिशन है, उसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ की ज़रूरत पड़ती है। रिसोर्सेज़, टेक्नोलॉजी एंड मनी, इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो एक अकेला कंट्री जो है, ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए भी हम मून मिशन में अगर देखेंगे, मून इस प्रोग्राम की भी बात करेंगे, तो बहुत सारी कंट्रीज़ की को जो है एक साथ मिलके ये सारे काम करा रहे हैं। जैसे इसरो जो है वो उसका करंट प्लान अगर देखें, तो एन इंडिपेंडेंट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम बनाने की बात कर रहे हैं। अ मून लैंडिंग प्रोग्राम एंड फुल फ्लेजेड स्पेस स्टेशन आर एक्सट्रीमली एम्बिशियस। बट हमें ये भी याद रखना चाहिए, हमारा एम्बिशन तो है ये सारी चीज़ें करना, बट हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ जो है इंडिया को आ सकती है। बट अगर हम इस मिशन के साथ जुड़े रहेंगे, तो इस मिशन से हमें हेल्प ही मिलेगी। हम किस तरीके से अपना जो मिशन है, अपना जो स्पेस मिशन है उसको किस तरीके से आगे लेके जाए इनकी हेल्प से। तो ये भी इंडिया के लिए एक ये गोल्डन अपॉर्च्युनिटी हो सकती है, क्योंकि सेपरेटली काम करना स्पेसिफिकली लूनर एक्सप्लोरेशन पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली हम देखें तो बहुत कॉस्टली पड़ सकता है। अगर हम मून बेस इस प्रोग्राम की बात करें, तो ये 3 फेजेज़ में प्रोग्राम लेके आया जाएगा। द मून बेस इज़ ह्यूमैनिटीज़ फर्स्ट लूनर आउटपोर्ट्स, अ स्पेस वेयर एस्ट्रोनॉट्स विल लिव, वर्क एंड एक्सप्लोर नियर द मून साउथ पोल। ठीक है, तो ये 3 फेजेस में लेके आया जाएगा। नाउ मतलब आज से 2029 का क्या फ़ोकस होगा कि लूनर सरफेस पे किस तरीके से काम करेंगे, डीपर अंडरस्टैंडिंग लेंगे मून का, एनवायरनमेंट का, स्पेसिफिकली साउथ पोल का, डेमोंस्ट्रेट करेंगे न्यू टेक्नोलॉजी को, और जितनी भी नॉलेज गेन कर सकते हैं इस फेज़ में नॉलेज गेन करेंगे, ताकि फ्यूचर में जो भी डेवलपमेंट होने वाली है उससे इसमें हेल्प मिले। फेज़ 2 की बात करें, तो इस पे काम किया जाएगा 29 से 32 के बीच में, जिसमें नासा जो है वो ट्राई करेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना सपोर्ट कर सकता है, क्या लॉन्ग टर्म में इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस जो है वो मून पे किए जा सकते हैं। देन थर्ड हम देखेंगे, थर्ड फेज़ 2032 से लेके बियॉन्ड, मतलब जब तक आगे चलेगा ये स्पेस मून मिशन, तब तक देखेंगे। नासा विल असेसमेंट अ परमानेंट लूनर आउटपोर्ट वेयर एस्ट्रोनॉट कैन लिव एंड वर्क फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। तो ये पूरे प्रोग्राम का एक ही मेन पर्पस है कि किस तरीके से हम एक ऐसा परमानेंट लूनर आउटपोर्ट बना सके, मून पे ऐसा प्रोग्राम, या फिर हम कह सकते हैं किस तरीके से परमानेंट बेस बना सके, जहाँ पे एस्ट्रोनॉट आए, वो रह सके, वो काम कर सके, और जो भी डेवलपमेंट हो रही है आउटर स्पेस में, मून के साउथ पोल में, वो सारी इंफॉर्मेशन गेन कर सके। ये इस पूरे मिशन का जो है मोटिव है। सो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि इंडिया भी इसका पार्ट है, और इंडिया किस तरीके से नासा की हेल्प से जो इंडिया का मिशन है उस पे भी काम कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है। इंडियाज रिलेशन विद यूएस ऑफ लेट हैज बीन वॉलेटाइल, बट दिस इनिशिएटिव एम्स टू ब्रिंग देम क्लोजर। इसरो ऑल्सो नीड टू इंश्योर दैट इट इज टारगेट आर, क्योंकि यूएस और इंडिया के रिलेशन भी हम देख रहे हैं कि अ, वॉलेटाइल देखे जा रहे हैं, टैरिफ की वजह से देख सकते हैं, रशिया इंडिया के रिलेशन की वजह से देख सकते हैं, तो यहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है। बट एक ये हम कह सकते हैं एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि इंडिया और नासा और इसरो का एक कोलैबोरेशन देखा जा रहा है 70 और कंट्रीज़ के साथ, तो ये सारी चीज़ों पे भी हम काम कर सकते हैं। अच्छा आर्टिकल था और इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ द रोड टू E20 इज नॉट विदाउट बम्प्स। कल भी हमने देखा था E20 आर्टिकल के बारे में। आज देखते हैं क्या क्या कोई नई डेवलपमेंट देखी गई है E20 के अंदर या फिर नहीं। तो गवर्नमेंट ने अप्रैल 2026 से
पूरे देश में जो E20 फ्यूल है, उसे जो एथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल है E20 वो मैंडेटरी कर दिया है, ताकि जो क्रूड ऑयल है मैंडेटरी करा है। क्यों करा है? क्योंकि जो क्रूड ऑयल है उसका इंपोर्ट जो है वो कम हो सके। एंड सेकेंड रीजन है कि जो कार्बन एमिशन है वो भी कम होता हुआ दिख सके। पर प्रॉब्लम यह है कि इंडिया की अराउंड तो इंडिया में अराउंड 310 मिलियन व्हीकल्स जो है उसमें से अराउंड 240 मिलियन व्हीकल जो है वो अभी भी वो व्हीकल है जो प्री अप्रैल 2023 के ही है। तो इस व्हीकल में जो E20 फ्यूल है उसका डिजाइन ही नहीं हुआ है। ये सारी जो व्हीकल्स है इसमें E20 के लिए जिस तरीके का इंजन चाहिए होता है उसका डिजाइन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो है देखी जा रही है इन सारी, क्योंकि बहुत नंबर्स जो है बहुत ज्यादा पास देखे गए हैं। अगर हम डेटा के हिसाब से देखें तो अराउंड 77 रिस्क फैक्टर देखा गया है। इट मीन्स जो सिर्फ 23 न्यू व्हीकल्स है उसमें ही वो ही E20 कंप्लायंट है। बाकी के जो 77% है उसमें एथेनॉल, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट है, एथेनॉल एक स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स जो है देख रही है, क्योंकि उसका रिएक्शन जो है रिएक्शन करता है, इस वजह से ये प्रॉब्लम जो है देखी जा रही है। इसके साथ साथ हमने देखा था कि जो इंजन की वेयर एंड टेयर है वो भी बढ़ता जा रहा है या बढ़ सकता है। स्पेसिफिकली जो पुरानी गाड़ियां हैं उनका जो रबर से बनी हुई है, ओ रिंग्स है, मेटल फ्यूल है, उसमें प्रॉब्लम देखी जा सकती है। फिर उसके साथ हम देख सकते हैं कि जो माइलेज लॉस है वो भी देखा गया है एंड वाटर कंटामिनेशन ये भी देखा गया है, क्योंकि एथेनॉल में पेट्रोल से अराउंड 30 से 35% कम एनर्जी होती है। एथेनॉल में पेट्रोल के कंपेयर में कम एनर्जी होती है 30 to 35%, जिससे जो व्हीकल्स है या जो व्हीकल ओनर्स है उन्हें 10% या उससे ज्यादा का माइलेज लॉस होता है। माइलेज का जो है लॉस देखा जाता है, और क्योंकि माइलेज का लॉस देखा जा रहा है देन इसके साथ साथ जो मेंटेनेंस है उसका भी प्राइस या फिर उसका भी जो खर्चा है बढ़ सकता है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम देखी जा, एथेनॉल की टेंडेंसी है कि वो जो मॉइस्चर है उसे ऑब्जर्व करता है। मान लीजिए मॉनसून का सीजन है या ह्यूमिडिटी है, उसमें क्या होगा, जो इंजन का टैंक होगा उसमें वाटर और एथेनॉल जो है अलग हो जाएंगे। फेस सेपरेशन जो है, फेस सेपरेशन कहते हैं, वो हो जाएगा, जिससे जो इंजन एंड फ्यूल पंप है उसमें डैमेज हो सकता है। फेस सेपरेशन से जो इंजन है उसमें डैमेज आ सकता है। तो ये प्रॉब्लम भी देखी गई। तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखी गई कि बहुत सारी व्हीकल जो है वो E20 कंप्लायंट नहीं है, क्या-क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिजिकली हम देखेंगे क्या माइलेज का कम होना, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है हम देख रहे हैं। बट अगर हम रिपोर्ट्स की देखें, रिपोर्ट्स जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, जो IIT कानपुर की रिपोर्ट थी, लैब रिपोर्ट थी, उसमें ऐसा कहा था कि E20 से मिनिमल डैमेज होता है। लैब रिपोर्ट्स ने कहा था कि E20 से मिनिमल डैमेज होता है, पर ग्राउंड की जो रियलिटी है, जो हम सारी चीजें देखते हैं, ग्राउंड की रियलिटी जो है वो कुछ और ही है। पर जो हम कंप्लेन्स देखेंगे वो इस रिपोर्ट से बहुत अलग है, ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है, क्योंकि जो कस्टमर है जो यूज कर रहे हैं व्हीकल्स को, वो कहीं ना कहीं कंप्लेन कर रहे हैं फेलियर्स की। और ये जो रिपोर्ट दिखाई गई है उसमें भी बताया जा रहा है कि ग्राउंड रियलिटी जो है वो काफी अलग है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है देखी जा रही है। इसलिए ऑथर जो है कहते हैं कि E20 का जो हमने सोचा है कि जिसकी वजह से हमारा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट जो है वो कम होगा एंड इसके साथ कार्बन एमिशन भी कम होगा, बट इसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि फिजिकली क्या वियर एंड टेयर हो रहा है व्हीकल्स का, और इंडिया या E20 के लिए अभी पूरी तरीके से रेडी है या नहीं है। ये सारी चीजें भी जो है देखने की जरूरत है। अब इसका वे फॉरवर्ड या सोल्यूशन क्या देते हैं ऑथर, वो कहते हैं कि जो अनब्लेंडेड फ्यूल ऑप्शन है, मान लीजिए E0 या E10, इन्हें भी पेट्रोल पंप में जो पुरानी व्हीकल्स है उनके लिए प्योर पेट्रोल या E10 का भी एक ऑप्शन होना चाहिए। तो इस तरीके के सोल्यूशन जो है ऑथर देने
की कोशिश कर रहे हैं। देन इनके साथ वो बोलते हैं कि ग्रीन एनर्जी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन एनर्जी की जो पॉलिसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करना भी बहुत इंपोर्ट कम करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट उसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि अराउंड 250 मिलियन व्हीकल्स है, और उनके ओनर्स का इंटरेस्ट वो भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो पॉलिसी को इस तरीके से बनानी चाहिए या फिर इस तरीके से अप्लाई करना चाहिए कि एनवायरमेंट पे भी एनवायरमेंट भी अच्छा हो और जो इंटरेस्ट है लोगों का वो भी खराब ना हो या खत्म होता हुआ ना दिखे। तो कल भी हमने ये आर्टिकल पढ़ा था। आज का इस आर्टिकल से और कल के हम आर्टिकल से एक क्रक्स निकाल सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस तरीके से चीजें और लिख सकते हैं। तो जब भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है उससे रिलेटेड लगातार 3-4 दिन तक हम देखते हैं कि अच्छे आर्टिकल्स आते हैं। तो जब 3-4 दिन अच्छे आर्टिकल्स आएँगे, कोर पॉइंट पे हम निकलेंगे कि इसके ये डिसएडवांटेज है, ये एडवांटेज है, इस तरीके से सॉल्यूशन है और क्या गवर्नमेंट कर सकती है, क्या और स्कीम लेके आ सकती है, क्या अल्टरनेटिव चीज़ें हैं, उस हिसाब से हम अपना एक आंसर या फिर एक टॉपिक जो है वो रेडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने कवर कर लिए। If you like this video, please do like, share, and subscribe to Gyan Mimamsa YouTube channel. Thank you. Have a good day. Bye bye.